हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम यू ऑल। किसी भी एग्जाम की जब भी आप तैयारी करते हो तो 3 लेवल पर प्रिपरेशन आपकी होती है। सबसे पहला लेवल है सब्जेक्ट कंप्लीशन, आप सब्जेक्ट पढ़ते हो बिल्कुल डिटेल में। दूसरा जो लेवल होता है वो आपका होता है रिवीजन का। सब्जेक्ट पढ़ने के बाद आप उसको लॉन्ग टर्म के लिए याद रखना चाहते हो, जिसके कारण आपको रिवीजन करना पड़ता है। इसके बाद जो तीसरा लेवल है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वहां पर फाइनली आपकी परफॉर्मेंस निकल के आती है, जिसे हम बोलते हैं टेस्ट सीरीज। तो आज हम तीसरे लेवल पर ही बात करने वाले हैं कि टेस्ट सीरीज क्यों इंपॉर्टेंट है और टेस्ट सीरीज कब से देना चाहिए। क्योंकि अगर आप देखोगे तो कई तरह के स्टूडेंट्स हैं, कुछ रिपीट कर रहे हैं, कुछ बहुत ही फ्रेशर स्टूडेंट्स हैं और कुछ ऐसे भी स्टूडेंट्स हैं जिनकी 50-60% प्रिपरेशन हो चुकी है और अब वो बचा हुआ जो सिलेबस है उनका उसको कंप्लीट कर रहे हैं। तो चलिए आइए शुरू करते हैं इसी के ऊपर डिस्कशन। और सबसे पहला जो सवाल है वो मेरा मैम आपसे ही है कि टेस्ट सीरीज इंपॉर्टेंट क्यों है। मतलब आपको क्या लगता है कि व्हाई टेस्ट सीरीज इज इंपॉर्टेंट? मैम मुझे लगता है अगर हम कोई भी पेपर दे रहे हैं तो टेस्ट देना इतना ज्यादा जरूरी है, क्योंकि जब मैं भी एग्जाम की तैयारी कर रही थी तो मैंने ये एनालाइज किया मैम अपने आप पर्सनली। जब आप टेस्ट देते हो तो मैम हम कोई गलती अगर टेस्ट सीरीज में कर रहे हैं तो ये तो हो जाता है कि हम एग्जाम में जाकर याद आ जाते हैं कि यहाँ गलती नहीं करनी है। तो अगर हम इसको एक पॉइंट्स में मैम अगर हम लिखेंगे और सो आई थिंक दैट इज द गुड आइडिया। लेट्स कलेक्ट सम पॉइंट व्हाई टेस्ट सीरीज इंपॉर्टेंट। तो सबसे पहले मैम ये पॉइंट ऐड करना चाहूंगी कि वो गलती हम फिर से रिपीट नहीं करेंगे, उसके चांस बहुत कम हो जाते हैं, तो हमारी एक्यूरेसी जो है मैम वो बढ़ जाती है अगर हम टेस्ट देते हैं ना। दूसरी चीज हम बात करें टाइम मैनेजमेंट की, जो कि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। पेपर में बैठे हो आप, आपको कितने टाइम में क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने हैं कि आपका एग्जाम निकल जाए। तो उससे पहले ही, अगर एग्जाम में जाने से पहले ही उसी सेम एनवायरनमेंट में हम एक बार बैठ लेते हैं ना मैम, तो मुझे लगता है कि हमारा ये टाइम मैनेजमेंट वाली चीज जो है बहुत इंप्रूव हो जाती है टेस्ट देकर, है ना। और हमें एग्जाम वाला एक्सपीरियंस पहले ही मिल जाता है। मतलब हम पेपर में जाते हैं मैम तो हमें एक डर होता है कि हाँ एग्जाम में जाएंगे तो मतलब कैसा होगा, उससे पहले हम थोड़ा नर्वस फील करते हैं, कितने क्वेश्चंस अटेम्प्ट कर पाएंगे। ये सारी पिक्चर ना आपको पहले ही क्लियर हो जाएगी। और देखो मैम ने सारे पॉइंट्स भी आप लोगों के लिए लिख दिए हैं जो आपको मतलब हेल्पफुल होंगे कि क्यों टेस्ट देना चाहिए, है ना मैम। डेफिनेटली। तो एक एक करके सारे पॉइंट्स के बारे में डिस्कस करते हैं वापस से। मैम ने तो काफी अच्छे से एक्सप्लेन कर ही दिया। एक्यूरेसी बहुत इंपॉर्टेंट है और वो बेटा किसी भी चीज से नहीं आ सकती एक्सेप्ट टेस्ट सीरीज। जब जब आप टेस्ट दोगे आप क्वेश्चन सॉल्व करोगे। एक टेस्ट में आपने 20 क्वेश्चन 40 क्वेश्चन सॉल्व करे और इसी प्रोसेस को जब आप कंटिन्यू रखते हो आप गलतियां करते जाते हो, सुधारते जाते हो, करते जाते हो, सुधारते जाते हो और एक पॉइंट ऑफ टाइम के बाद आपकी जो एक्यूरेसी है ना वो एकदम बेस्ट हो जाती है। और जब आप लगातार टेस्ट दे रहे हो तो आप टाइम के साथ भी डील कर रहे हो, क्योंकि टाइमर होता है। 40 मिनट का टेस्ट है, 30 मिनट का टेस्ट है, इसमें आपको 50 क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, 40 क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। तो इनिशियल लेवल पर ऐसा कभी कभी होता है कि हम टाइम पर क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर पाए, बट जैसे जैसे आप प्रैक्टिस करते चले जाते हो आपका टाइम मैनेजमेंट जो है ना बहुत ही दुरुस्त हो जाता है, बहुत ही बढ़िया हो जाता है। एंड आई थिंक मैम एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो ये वाला बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है किसी भी एजी एग्जाम के लिए। क्योंकि अगर आप किसी भी एजी एग्जाम को देखोगे आपको टाइम कम मिलेगा, नंबर ऑफ क्वेश्चन ज्यादा मिलेंगे। लेस देन 1 मिनट ही मिलता है आपको किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। तो जब आप टेस्ट दोगे तो डेफिनेटली आपका टाइम मैनेजमेंट बहुत ही बेहतर हो जाएगा एंड देन रियल टाइम एक्सपीरियंस आप ले पाओगे। एक फोबिया जो होता है ना फाइनल एग्जाम में जाके सिस्टम में हाथ थरथरा रहे हैं, समझ नहीं आ रहा है कैसे एग्जाम देना है, तो ये सारी चीजें आपकी इंप्रूव हो जाती हैं। आपको नया नहीं लगता है, वो इंटरफेस से आप फैमिलियर हो जाते हो कि भाई ये वाला इंटरफेस तो मैं पिछले 100 बार ट्राई कर चुका हूं टेस्ट सीरीज के थ्रू, तो अब सारी चीजें मेरे लिए क्या है, फैमिलियर है, कोई भी डर नहीं है, कोई भी फोबिया नहीं है, तो आप ज्यादा बेटर परफॉर्म कर पाते हो फाइनल एग्जामिनेशन में। इसी के साथ आई थिंक फियर टू लूज मार्क्स ये भी कुछ हद तक कम हो जाता है, ठीक है। और ये कुछ पॉइंट्स हैं जो आपको डेफिनेटली बहुत ज्यादा हेल्प करते हैं और अगर ये इंप्रूव हो गए तो डेफिनेटली आपके मार्क्स भी अल्टीमेटली इंप्रूव हो ही जाते हैं। अब बात करते हैं कि कब से टेस्ट सीरीज शुरू करनी चाहिए। तो मैम आपको क्या लगता है कि किसी भी बच्चे को कब से टेस्ट सीरीज शुरू करनी चाहिए? मैम हम इसके लिए ना मुझे लगता है कि हम ऐसे नहीं कह सकते कि पेपर से 4 महीना पहले शुरू कर दो या 3 महीना पहले शुरू कर दो। मतलब पर्सनली मैम मुझे ऐसा लगता है कि क्योंकि जो तैयारी कर रहे हैं ना, जैसे हमने स्टार्टिंग में भी मेंशन किया, जो लोग तैयारी कर रहे हैं उसको हम 3 कैटेगरीज में, मतलब हमने ऑब्जर्व किया है कि उन 3 कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं। 3 कैटेगरीज जैसे क्या होती है, एक तो वो स्टूडेंट्स होंगे जो अभी जस्ट अपनी तैयारी स्टार्ट किए हैं और अभी कुछ सब्जेक्ट्स वो बस जस्ट पढ़ना शुरू किए हैं किसी एग्जाम के लिए। दूसरे वो स्टूडेंट्स होते हैं मैम जिन्होंने 2-3 सब्जेक्ट, या हम कह सकते हैं कि 40% तक का सिलेबस जो होगा वो कवर कर लिया होगा, लेकिन तैयारी जो है आपकी अभी भी चल रही है।
तीसरा हम मैम वो बोल सकते हैं कि पिछली बार हो सकता है 2 नंबर से पेपर रह गया था, 4 से रह गया था, पता है कि इस बार निकल ही जाएगा, तो हमें फिर से तैयारी करनी है और उस जोश में होते हैं, तो उनके लिए, सबके लिए मैम। तो आई थिंक आपने स्टूडेंट्स को 3 कैटेगरी में बांट दिया है। मैं आपकी जो बात है उसको थोड़ा इजी कर देती हूँ, लेवल 1 बना देते हैं। लेवल 1 में मैम हम फ्रेशर्स को डाल देते हैं। हाँ, ठीक। जो भी फ्रेशर्स स्टूडेंट हैं जिन्होंने फर्स्ट टाइम अपनी प्रिपरेशन शुरू करी है, आप लेवल 1 पर हो, आपकी स्ट्रेटेजी अलग होगी। फिर उसके बाद मैम आपने बोला सेकंड, मतलब वो स्टूडेंट्स जो थोड़े दिन पहले तैयारी स्टार्ट कर चुके हैं, मतलब थोड़ा जल्दी जाग गए थे एज कंपेयर टू फ्रेशर्स, थोड़ा जल्दी जाग गए थे, लास्ट ईयर से उन्होंने प्रिपरेशन शुरू कर दी थी और 50-60% सिलेबस उनका ऑलरेडी कंप्लीट हो चुका है, उसको वो रिवाइज कर रहे हैं और बचे हुए सब्जेक्ट को फटाफट जोरदार तैयारी उनकी चल रही है और कंप्लीट करने में लगे हुए हैं। एंड देन आपने बोला रिपीटर्स, तो उनको हम लेवल 3 कैटेगरी में डाल देते हैं, जिन्हें हम बोलेंगे रिपीटर्स जिनका पूरा 100% सिलेबस कंप्लीट है और ये इस बार एकदम सर पे कफन बांध के निकले हैं कि किला फतेह करके ही वापस लौटेंगे, ठीक है ना। तो ये 3 लेवल हो गए। तो मैम आपको क्या लगता है कि पहले मैं टेस्ट सीरीज के बारे में थोड़ा सा डिस्कस कर लेती हूँ स्टूडेंट से कि अगर हम टेस्ट सीरीज को मैम देखते हैं तो 3 तरह के टेस्ट हमें देखने को मिलते हैं। जी मैम। टाइप्स ऑफ टेस्ट, अगर यस मैम 3 तरह के टेस्ट बोले तो इसमें हम कैटेगराइज कर सकते हैं। हाँ। तो होते हैं मैम हमारे टॉपिक वाइज डेफिनेटली। तो हम जैसे जैसे टॉपिक्स कवर करते जा रहे हैं तो आप उन टॉपिक वाइज टेस्ट को अटेम्प्ट कर सकते हैं। हाँ। दूसरे होते हैं मैम एक सब्जेक्ट वाइज टेस्ट, है ना, जो हमारा सब्जेक्ट कंप्लीट हो रहा है उसके लिए हेल्पफुल होंगे। और लास्ट आते हैं तीसरे नंबर पे मॉक टेस्ट, फुल लेंथ टेस्ट जिसको हम बोल सकते हैं। तो ऐसा नहीं कह सकते कि जो बिगिनर है, ऑब्वियस सी बात है मैम, उसने तो अभी कुछ ही टॉपिक्स पढ़े हैं कि वो डायरेक्ट मॉक टेस्ट पे जाएगा, है ना। तो वो मॉक पे नहीं जा सकता डेफिनेटली, क्योंकि वो फिर मोटिवेशन लूज कर देगा, वो कहेगा कौन से क्वेश्चन आ गए, ऐसा तो मैंने पढ़ा ही नहीं है। तो लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3, अब आपको क्या लगता है कि मैम किस तरीके से ये टाइप ऑफ टेस्ट को हमें यहाँ पर अरेंज करना चाहिए? देखो मैम, सबसे पहले तो जो फ्रेशर्स हैं, हाँ। अभी उन्होंने अपनी तैयारी जस्ट शुरू की है, तो मेरा मानना है कि आप लोग जैसे जैसे टॉपिक कंप्लीट करते जाते हो ना, आपको टॉपिक वाइज टेस्ट देने चाहिए, जिससे आपको ये क्लैरिटी होगी कि भाई मैंने जो टॉपिक पढ़ा है, क्या वो टॉपिक का जो मैंने कॉन्सेप्ट पढ़ा है, मैं उन कॉन्सेप्ट्स को सीख के क्वेश्चंस कर पा रहा हूँ, क्या मैं उनको अप्लाई कर पा रहा हूँ जो मैंने पढ़ा था, है ना मैम। अग्री करते हैं ना इस बात से? हाँ, और आई थिंक ये टेस्ट अगर आप साथ साथ देते जाओगे ना, आपके टॉपिक्स बहुत इंप्रूव हो जाएंगे। इमीडिएटली आपको एक्सपीरियंस होगा कि अच्छा ये टॉपिक पढ़ा है, कैसे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, क्या मैं कर पा रहा हूं, अगर मैं नहीं कर पा रहा हूं तो कहां मिस्टेक कर रहा हूं, आप उसको इमीडिएटली इंप्रूव कर पाओगे। तो और सब यही बेस है सर मैम, टॉपिक मिलते जाते तभी एक बड़ा सा सिलेबस बनता है। हाँ, उस सिलेबस से आप डरते हो, बट अगर टॉपिक वाइज लेवल पर वर्क करोगे ना तो सारे टॉपिक इंप्रूव हो जाएंगे, तो ओवरऑल आपका सिलेबस ही इंप्रूव हो जाएगा। देन डेफिनेटली आप बहुत बेहतरीन तरीके से परफॉर्म करोगे फाइनल एग्जामिनेशन में। ठीक है। तो मैम एक क्वेश्चन मेरा और था कि फ्रेशर्स को डेफिनेटली जैसे जैसे उनके टॉपिक्स कंप्लीट हो रहे हैं टॉपिक वाइज टेस्ट दे, बट आपको क्या लगता है सब्जेक्ट कंप्लीट होने के बाद फुल सब्जेक्ट वाइज टेस्ट फ्रेशर्स को देने चाहिए? मैम जब टॉपिक वाइज टेस्ट दे देंगे, जैसे सब्जेक्ट कंप्लीट हो गया, तो सब्जेक्ट भी अब मैम ये क्लियर होना चाहिए कि पूरा सब्जेक्ट के जब मैं एक साथ अलग अलग चैप्टर्स के क्वेश्चन देखूंगा, क्या मैं उसको सॉल्व कर पा रहा हूँ कि नहीं। या अकेला टॉपिक बड़ा होता है तो हमें याद रहता है कि हाँ उसके क्वेश्चन ये थे। पूरे सब्जेक्ट का टेस्ट देना बहुत जरूरी है। तो जो फ्रेशर लेवल के मैम जिनको हमने डिवाइड किया फर्स्ट कैटेगरी में, पहले तो टॉपिक वाइज टेस्ट देने चाहिए। जब सब्जेक्ट कंप्लीट हो जाता है तो आपको सब्जेक्ट लेवल टेस्ट पे जाना चाहिए, जो सब्जेक्ट वाइज टेस्ट होंगे। तो पहले आप अपने टॉपिक लेवल पर अपनी अंडरस्टैंडिंग को आइडेंटिफाई करो, कैसा परफॉर्मेंस है, कहां इंप्रूवमेंट की रिक्वायरमेंट है। और जब एक सब्जेक्ट आपका कंप्लीट हो जाए, आपने दूसरा सब्जेक्ट शुरू कर दिया और पहले सब्जेक्ट का आप टेस्ट दे रहे हो वीकली बेसिस पर, मंथली बेसिस पर, ताकि आप पुराने सब्जेक्ट को भी साथ में कंटिन्यूएशन में बनाए रख पाओ। और एक चीज और बताऊं, इससे एक और फायदा है, आपको रिवीजन हर बार सब्जेक्ट को रिपीट करके, उसके टॉपिक्स को रिपीट करके या हैंड रिटन नोट्स को याद कर करके नहीं करना होता है। वो तो जरूरी है, आफ्टर 20-30 डेज आपको अपने कॉम्प्रिहेंसिव नोट से ही रिवीजन करना है, बट आप टेस्ट सीरीज के टर्म में भी रिवीजन कर सकते हो। आपने एक सब्जेक्ट कंप्लीट करा, दूसरा सब्जेक्ट आप पढ़ रहे हो, पहले सब्जेक्ट को रिकॉल करने के लिए आप वीकली बेसिस पर सिर्फ और सिर्फ 40 मिनट का टेस्ट दे रहे हो। अब आप सब्जेक्ट वाइज टेस्ट दे रहे हो तो उसमें सब्जेक्ट के सारे टॉपिक्स होंगे। पहले टेस्ट में कुछ टॉपिक्स होंगे, फिर नेक्स्ट वीक आपने टेस्ट दिया, फिर कुछ और टॉपिक्स आपको मिले। आप जब एक क्वेश्चन करोगे किसी भी टॉपिक का, तो वो टॉपिक तो पूरा का पूरा आपके माइंड में रिवाइज हो गया ना।
आप तभी तो क्वेश्चन कर पाए, आपको याद था, और जैसे ही आपको लगा कि ये क्वेश्चन मैंने पढ़ा है बट मैं रिकॉल नहीं कर पा रहा हूं, इमीडिएटली जाके आपने फट से वही सब्जेक्ट का, उसी टॉपिक का वापस से रिवीजन कर लिया। बिल्कुल। तो टेस्ट सीरीज सिर्फ और सिर्फ परफॉर्मेंस इंप्रूव नहीं करते हैं, ये आपको हेल्प भी करते हैं टू रिमेंबर दिस सब्जेक्ट फॉर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, तो इस पे भी आपको ध्यान देना है। अब बात करते हैं लेवल 2। तो मैम आपको क्या लगता है लेवल 2 का क्या होना चाहिए? क्योंकि मैम इनका कुछ सिलेबस तो कवर हो चुका है ना, तो आपका जो सिलेबस 50-60% कवर हो गया है, तो मुझे लगता है आपको सब्जेक्ट वाइज जो हमारे टेस्ट हैं उस पर जाना चाहिए, है ना। अगर मैं बोलूंगी कि आप लोग थोड़ा सा टाइम निकाल सकते हो अपनी पढ़ाई के साथ, जो आप अभी सब्जेक्ट कवर कर रहे हो, तो आप टॉपिक वाइज अगर टेस्ट पे जाओगे तो आपको ये भी क्लैरिटी हो जाएगी कि जो टॉपिक मैंने कुछ टाइम पहले पढ़ा था क्या मुझे अभी भी याद है ना। सेम चीज मैम अगर सब्जेक्ट्स के लिए। तो आई थिंक लेवल 1 और लेवल 2 की जो स्ट्रैटेजी है ऑलमोस्ट सेम ही होनी चाहिए। सारे टॉपिक वाइज सब्जेक्ट के साथ ही खत्म कर दो। चैप्टर वाइज आपको अगर कहीं टेस्ट मिलते हैं उसको भी आप देते रहो। जो सब्जेक्ट वाइज टेस्ट है वो आप सब्जेक्ट कंप्लीट होने के बाद बार बार देते रहो, वो भी आपके लिए बहुत ज्यादा बेनिफिशियल है। बट स्पेशली बात करते हैं मैम रिपीटर्स की, क्योंकि इनकी स्ट्रेटेजी डेफिनेटली इन दोनों लेवल से तो अलग होनी चाहिए। अगर रिपीटर्स भी सेम काम कर रहे हैं तो फिर वो काएगा रिपीटर। ठीक है, पिछले साल आपने क्या करा, तो मान के चल रहे हैं कि आपका 100% सिलेबस कंप्लीट है, तो आप सब्जेक्ट वाइज और टॉपिक वाइज लेवल पर अपनी अंडरस्टैंडिंग मत चेक करो, वो आप कर चुके हो ऑलरेडी, और नहीं करा है तो फटाफट उसको एक्स्ट्रा में देके खत्म करो। आप सीधा मॉक पर फोकस करो। बिल्कुल, आप सीधा मॉक पर फोकस करो, और जब आप मॉक पर फोकस करोगे ना तब ओवरऑल आपको पता चलेगा कौन सा सब्जेक्ट, कौन सा टॉपिक, कहां कमजोर है, कहां हम स्ट्रांग हैं, और फिर उन पॉइंट्स पर आप रेगुलर रिवीजन कर सकते हो। देखो रिपीटर्स क्या करते हैं, रिवीजन तो करते हैं बट विद अ जीरो अंडरस्टैंडिंग। आप रिवीजन कर रहे हो ना, आपका रिवीजन फुल मॉक टेस्ट की परफॉर्मेंस पर बेस्ड होना चाहिए, क्योंकि अगर आप सेम चीज बार बार रिवाइज कर रहे हो और आपकी परफॉर्मेंस इंप्रूव नहीं हो रही है, इसका मतलब है रिवीजन में कहीं ना कहीं एक कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग की कमी है। तो आप क्या करो, आप मॉक दो और फिर नेक्स्ट डे बैठ के फुल डे मॉक को एनालाइज करो। तो यहीं से एक और टॉपिक निकल के आता है कि मैम ठीक है, हमें ये तो समझ आ गया कि हमें कब से टेस्ट देना है, तो टेस्ट तो हमारी पूरी जर्नी के साथ कनेक्टेड होना ही चाहिए, बट कब टॉपिक वाइज होना चाहिए, कब सब्जेक्ट वाइज होना चाहिए, और कब मॉक होना चाहिए। यहां पर एक पॉइंट और ऐड करती हूं कि लेवल 1 और लेवल 2 के जो स्टूडेंट है इनको कब मॉक शुरू कर देना चाहिए। तो देखो बेटा, यहां पर एक चीज और समझ लो, वरना मैम इन लोगों को लगेगा कि हमको मॉक देना ही नहीं है। आपको भी मॉक देने हैं, बट आपके मॉक की टाइमिंग क्या होनी चाहिए, जब आपका बेटा यहां पर कम से कम कितना सब्जेक्ट कंप्लीट हो जाना चाहिए, कम से कम 70 से 80%। 100% सिलेबस कोई कंप्लीट नहीं करके जा पाता है, टॉपर्स भी नहीं गए थे, ट्रस्ट मी। टॉपर्स के भी कुछ टॉपिक्स स्किप हो गए थे, कुछ ऐसे पॉइंट थे जो मिस हो गए थे, वो नहीं कंप्लीट कर पाए। टाइम की कमी तो हमेशा ही बनी रहती है किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में। तो 100% सिलेबस का वेट बिल्कुल भी मत करना। जब भी आपको लगे कि आपका 70 से 80% सिलेबस कंप्लीट हो गया है, चाहे आप फ्रेशर हो, चाहे आप उस पड़ाव पर हो जहां से 50 से 60% आप कंप्लीट कर चुके हो, इसको 80 तक लेके जाओ। 20% तो चलता रहेगा, वो तो आराम से आप करते रहोगे। एग्जामिनेशन के एक हफ्ते पहले भी आप कुछ टॉपिक्स को पढ़ रहे होगे, इंप्रूव कर रहे होगे। तो एक हफ्ते के, जब एक ही हफ्ता एग्जाम में बचा है तो फिर आपके पास इतना टाइम थोड़ी ना होगा कि आप मॉक टेस्ट देके अपने आप को इंप्रूव करो। तो जैसे ही 70 से 80% आपका सिलेबस कंप्लीट हो जाए, बेटा मॉक शुरू कर देना। और मैम मॉक इसलिए भी जरूरी है क्योंकि हमारे जो सब्जेक्ट्स है ना, कुछ थियोरेटिकल होते हैं, कुछ न्यूमेरिकल होते हैं। अब मैं जब सब्जेक्ट वाइज टेस्ट पे जाऊंगी तो पता है कि इस सब्जेक्ट में इस तरीके के क्वेश्चन है। जब आप एक ही बार में अपना पूरा सिलेबस देखते हो ना, तो वो टेस्ट देने से आप कुछ अलग सीखोगे। सब्जेक्ट वाइज टेस्ट से आप देखोगे किस टॉपिक में लैग कर रहे हो, लेकिन यहाँ से सीखोगे कि किस सब्जेक्ट में लैग कर रहे हो। तो सब मतलब फुल लेंथ मॉक टेस्ट मतलब एक अलग एक्सपीरियंस देंगे आप लोग। वो आपको रियलिटी से थोड़ा सा रिलेट करा पाएगा कि भाई वो आपको हर बार एक अलार्म की तरह होगा। मॉक टेस्ट दिया तो कहेगा भाई साहब ये टॉपिक कमजोर है, जाके रिवाइज करके आओ। ये वाला टॉपिक आपका स्ट्रांग है, फुल नंबर आ रहे हैं, मॉक 1 में भी आए, मॉक 2 में भी आए, मॉक 3 में भी आए, तो आप अपनी परफॉर्मेंस को एनालाइज कर पाओगे। यहीं से एक और बेहतरीन टॉपिक निकल के आता है
टेस्ट एनालिसिस का बेटा। तो टेस्ट एनालिसिस पर भी मैम थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। क्योंकि मैम टेस्ट देने के बाद अगर आप टेस्ट एनालाइज नहीं कर रहे हो तो सबसे बड़ी गलती है। तो टेस्ट एनालिसिस से हमें क्या पॉइंट सीखने को मिलते हैं कि मैम हमारी कमी कहाँ रह गई है। कहीं ऐसा तो नहीं है कि जो हमने सब्जेक्ट पढ़ा है उसमें जो टॉपिक पढ़े हैं वो अच्छे से नहीं आए हैं, मतलब हम बोल सकते हैं कॉन्सेप्ट क्लैरिटी नहीं है इसलिए हम क्वेश्चंस नहीं कर पा रहे, या फिर हमारा टाइम हम ज्यादा ले रहे हैं किसी क्वेश्चन में इसलिए नंबर ऑफ अटेम्प्ट जो है हमारा क्वेश्चंस का वो कम हो गया है। तो ये चीज आपको पेपर देकर ही एनालाइज कर पाओगे कि मैं कहां पर कमी कर रहा हूं। तो ये टेस्ट का एनालिसिस इसलिए मैं मुझे लगता है कि बहुत ज्यादा जरूरी है टेस्ट देने के साथ साथ, है ना। तो टेस्ट एनालिसिस मैम जैसे कि हमारी पूरी ऑडियंस थोड़ा टेक्निकल समझती है, तो आप कोई भी ब्रिज बना रहे हो या कोई भी आप मशीन बना रहे हो, जब आप उसको बना लेते हो तो क्या आप उस पर टेस्ट एनालिसिस नहीं करोगे, कितना लोड ये बेयर कर पा रहा है, मशीन में कितनी स्ट्रेसेस डेवलप हो रही हैं, ठीक है, जो मटेरियल यूज करा है उसका अल्टीमेट पॉइंट यील्ड पॉइंट क्या है, सारी चीजें चेक करते हो ना। उसके बाद ही तो उसको मार्केट में लेके आते हो कि भाई अब ये एकदम परफेक्ट प्रोडक्ट मार्केट में आ चुका है, कोई भी यूज करे। तो इसी तरीके से जब आप टेस्ट देते हो तो आपने अपने माइंड में जो कोर्स को क्रिएट करा है, एक सिलेबस को जो क्रिएट करा है, उसके भी तो स्ट्रॉन्ग पॉइंट वीक पॉइंट टेस्ट एनालिसिस करके चेक करना पड़ेगा ना कि कहां पर आप वीक हो, कहां पर आप स्ट्रांग हो। उस सारी चीजों को चेक करके अपने वीक पॉइंट को क्या करना है, स्ट्रांग पॉइंट में कन्वर्ट करना है। जो स्ट्रांग पॉइंट है उसको वैसे ही मेंटेन रखना है, बार बार रिवाइज करके, बार बार टेस्ट देके, तभी तो ओवरऑल परफॉर्मेंस बाहर आएगी ना। अब आप खुद सोचो, आप इंजीनियर हो, आपने कोई प्रोडक्ट बना दिया मगर उस पर टेस्ट एनालिसिस नहीं करी, तो क्या गारंटी है वो एकदम परफेक्ट वर्क करेगा। बट अगर आपने टेस्ट एनालिसिस कर ली, उसको पूरा चेक कर लिया, उसके वीक पॉइंट स्ट्रांग पॉइंट को जान के वीक पॉइंट को इंप्रूव कर दिया, तब तो गारंटी है ना कि अच्छा ही प्रोडक्ट चलने वाला है। तो यहां पर भी गारंटी एश्योर करना सीखो, और जो गारंटी एश्योरेंस है ना वो आपको सिर्फ और सिर्फ टेस्ट सीरीज ही दे सकती है, ना ही प्रैक्टिस देगी, ना ही रिवीजन देगी। जब आप उस प्रोसेस से पास होगे, उस स्क्रीनिंग से पास होगे, तभी आपको पता चलेगा कि फुल मॉक में कितने नंबर आ रहे हैं, कितने चांसेस है सिलेक्शन के, कहां पर इंप्रूव करके चांसेस को और बढ़ाया जा सकता है, प्रोबेबिलिटी को और बढ़ाया जा सकता है। तो ये सारी चीजें आई थिंक बहुत इंपॉर्टेंट है किसी भी स्टूडेंट के लिए। तो इसके लिए मैम एक बढ़िया सा रूल है, मैं आपको बताती हूं, बहुत ही बढ़िया रूल है, ए स्क्वायर आर स्क्वायर रूल। ये मैंने जब मैं प्रिपरेशन कर रही थी गेट एग्जामिनेशन की, तब मैंने भी इसको फॉलो करा था। इसमें क्या है, सबसे पहले आपको जो पहला ए है वो आपको बताता है अटेम्प्ट। मैम इसके बारे में थोड़ा आप बता सकते हो बच्चों को, अटेम्प्ट। मैम तो अटेम्प्ट की अगर मैं बात करूं तो ये मैम यही बात आ गई कि हमें कितने क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने हैं या कितने टेस्ट हमें देने हैं, है ना। तो ये आप ज्यादा से ज्यादा जितने ज्यादा टेस्ट दे सकते हो ना उतना ज्यादा बेनिफिशियल। और सिंपल कह सकते हैं कि आप सबसे पहले टेस्ट अटेम्प्ट करो। हाँ, एक बार आपने टेस्ट अटेम्प्ट करा, उसके बाद क्या करोगे आप, उसके बाद मैम एनालाइज करेंगे। हाँ, जो कि हम अभी बात भी कर रहे थे। yes. तो एनालाइज तो मुझे लगता है सबसे ज्यादा जरूरी है अटेम्प्ट के बाद, है ना। कई बार क्या होता है मैम, बच्चे ने टेस्ट दिया और उसके मार्क्स ज्यादा आ गए तो एकदम हायर एनर्जी स्टेट पर चला गया, खुश कि अब तो फोड़ देंगे फाइनल एग्जाम, टेस्ट बंद करके चले गए। दूसरा केस क्या होता है, आपने टेस्ट दिया 20 में से 4 नंबर आए, फुल डीमोटिवेशन, भाई साहब ये क्या हो रहा है, मेरी जिंदगी बर्बाद, टाइम बर्बाद, मैंने क्या कर दिया, मैं तो कर ही नहीं पाऊंगा। वो भी टेस्ट को क्लोज करते हैं। भाई टेस्ट क्लोज नहीं करना है, अटेम्प्ट करने के बाद जो दूसरा प्रोसेस होता है ना उसे ही स्किप कर देते हो, तभी सिलेक्शन तक नहीं पहुंच पाते हो। एनालाइज करो। अब जब आप एनालाइज करोगे तो बहुत सारी चीजें आपको पता चलेंगी कि मार्क्स अगर लूज हुए हैं तो किस वजह से लूज हुए हैं, क्या सिली मिस्टेक करी है, क्या सिली मिस्टेक्स कर दी हैं, क्या कंसेप्चुअल मिस्टेक्स कर दी हैं, कंसेप्चुअल मिस्टेक्स कर दी हैं, ठीक है, ये भी पता कर लोगे आप, कंसेप्चुअल मिस्टेक्स तो नहीं कर दी हैं क्या। हाँ, सही से मैनेज आप नहीं, टाइम मैनेजमेंट में प्रॉब्लम थी, आपका टाइम मैनेजमेंट आप यहां से आइडेंटिफाई कर पाओगे, टाइम मैनेजमेंट हो गया। क्या ऐसा तो नहीं है जो सिलेबस हमने बनाया है उसमें कुछ टॉपिक ऐसे हैं जो स्किप हो गए हैं, हमारे नोटबुक में नहीं है, बट उससे क्वेश्चन आ रहे हैं टेस्ट सीरीज में भी और फाइनल एग्जाम में भी। टेस्ट सीरीज में अगर आ रहा है तो टेस्ट सीरीज फाइनल एग्जाम्स को एनालाइज करके ही बनाई जाती है। तो जो टेस्ट सीरीज में क्वेश्चन आ रहा है तो आप मान के चल सकते हो कि वो टॉपिक तो आपका कंप्लीट होना ही चाहिए। ऐसा भी हो सकता है कुछ आपने कैलकुलेशन मिस्टेक कर दी हो, तो ये सारी चीजें अटेम्प्ट थोड़े ना बता देगा आपको, ये तो एनालाइज ही बताएगा। तो ए स्क्वायर इंपॉर्टेंट है, अटेम्प्ट करो, एनालाइज करो। अब क्या करना है, ये सारी चीजें जान ली तो भाई अब तो एकदम क्लियरली समझ आ रहा है कि वापस से जाना है और रिवाइज करना है।
रिवीजन करना है, रिवीजन इज वेरी इंपॉर्टेंट। आप रिवीजन करो, अब रिवीजन की स्ट्रेटेजी बदल जाएगी। पहले आप रिवीजन ब्लाइंडली कर रहे थे, कुछ भी पढ़ रहे थे, कुछ भी रिवाइज कर रहे थे, जो आता है, जो एकदम दिमाग में छप गया, उसको भी 100 बार पढ़ रहे थे। मगर अब जो रिवीजन की स्ट्रेटेजी होगी ना, वो आपके एनालिसिस पर बेस्ड होगी। बिल्कुल मैम, डेफिनेटली। जो आपके मतलब हम मैम ये कह सकते हैं कि जैसे कॉन्सेप्चुअल मिस्टेक हुई, कोई टॉपिक स्किप हो गया, वो वहां से वापस जाएंगे। यस, अब पाथ चेंज हो चुका है मैम। और रिवीजन में जो बहुत सारा कंटेंट बार बार रिवाइज कर रहे थे, वो भी श्रिंक हो गया। अब वो उतना ही बचा है जिसमें आपको तकलीफ है, आपको प्रॉब्लम है, आप मार्क्स गेन नहीं कर पा रहे। तो ये चीज करने से इसमें बहुत हेल्प मिलने वाली है। देन लास्ट आर, रुक नहीं जाना है, एक ही करके रुक गए भाई, एक मॉक टेस्ट में या एक टॉपिक वाइज टेस्ट में या एक फुल सब्जेक्ट टेस्ट में ऐसा करके रुकना नहीं है। टिल द एग्जामिनेशन रिपीट करते जाओ, रिपीट करते जाओ, रिपीट करते जाओ। जब आप ऐसे बार बार करोगे ना, तो ये रिजल्ट आपको जो मिलेगा, उसमें आपकी जो परफॉर्मेंस होगी, वन ऑफ द बेस्ट परफॉर्मेंस होने वाली है। और मैम एक और पॉइंट है जो बच्चों का ज्यादातर रहता है, वही कि वो देखते हैं कि ज्यादा मार्क्स आ रहे हैं तो मोटिवेट हो जाते हैं, बहुत खुश हो जाते हैं। तो आप उनको मतलब क्या बोलना चाहेंगे कि क्या ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है क्या मोटिवेशन जितने? ये बहुत सही पॉइंट मैम ने उठाया है, बिल्कुल सही पॉइंट है कि जो टेस्ट के मार्क्स है ना, बच्चे ने एक प्रोसेस बना लिया है। टेस्ट मार्क्स जो होंगे, आपको एक रिलेशन दिखाती हूँ जो बच्चे के माइंड में है, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है मोटिवेशन से। बिल्कुल, मोटिवेशन, ठीक है। अब इनकी पूरी दुकान जो है मोटिवेशन पे ही चल रही है मैम। हाँ सही, ठीक है। मोटिवेशन अच्छा तो पढ़ाई ज्यादा, रिवीजन ज्यादा, टेस्ट ज्यादा। मोटिवेशन अच्छा नहीं है तो पढ़ाई कम, रिवीजन कम, टेस्ट तो देना ही नहीं है। और अगर मार्क्स अच्छे आ गए, चलो टेस्ट में मार्क्स बहुत बढ़िया गेन कर लिए, तो जैसे ही मार्क्स अच्छे आ गए, एकदम मोटिवेशन का लेवल जो है ना, वो पता नहीं कहां पहुंच जाता है, एकदम उसी दिन इतना ज्यादा हो जाता है कि आज ही हम बस पेपर आ जाए और वो उस दिन यही बन जाता है। उसको फिर फाइनल एग्जाम की टेंशन नहीं होती, उसको लगता है कि मेरे मॉक में मार्क्स अच्छे आ गए, किसी भी टेस्ट में मार्क्स अच्छे आ गए, मैं बन गया भाई, अब कोई टेंशन नहीं है। तो ये जो फ्लक्चुएशन है ना, दैट इज वेरी डेंजरस। नेवर फ्लक्चुएट। बहुत अच्छा हो रहा है तो हायर एनर्जी स्टेट पर पहुंच गए, बहुत बुरा हो रहा है तो ग्राउंड पर पहुंच गए, ऐसा मत करो। एकदम स्टेबल रहो। बहुत अच्छा चल रहा है, ऑलवेज बी थैंकफुल टू गॉड। अच्छा चल रहा है, बढ़िया है भाई, शुक्र है। ठीक है, बहुत बुरा चल रहा है, स्टिल यू हैव टू थैंकफुल टू गॉड, आई विल इंप्रूव इट। आपके पास एनर्जी है ना, आपके पास सारी चीजें, आपके हाथ पैर है। ठीक है, आप कुछ भी कर सकते हो, सिचुएशन चेंज कर सकते हो, अच्छे को बुरा बना सकते हो और बुरे को अच्छा भी बना सकते हो। दोनों पावर आपको गॉड ने दे रखी है। ठीक है, तो टेस्ट के मार्क्स को मोटिवेशन से मत रिलेट करो बेटा। मोटिवेशन सिर्फ और सिर्फ आपके गोल से रिलेटेड होना चाहिए। इस बात का मोटिवेशन होना चाहिए कि मैं इस गोल तक तो पहुंच के रहूंगा, दुनिया की कोई भी ताकत मुझे रोक नहीं सकती। मगर टेस्ट के मार्क्स और मोटिवेशन, इन दोनों में कोई रिलेशन नहीं है। मार्क्स अगर खराब आए हैं तो इट्स सिंपल इंडिकेशन कि आपको और इंप्रूवमेंट की रिक्वायरमेंट है। जिस भी टॉपिक में मार्क्स नहीं आ पा रहे हैं, उसको और पढ़ने की रिक्वायरमेंट है और जानने की रिक्वायरमेंट है। तो मार्क्स सिंपल आपकी परफॉर्मेंस को इंडिकेट करते हुए आपको आगाह करता है कि कहां पर मेहनत करनी है, कहां पर मेहनत नहीं करनी है। मार्क्स कभी भी आपको यह नहीं बोलता कि भाई मोटिवेशन का टाइम आ चुका है, तुरंत मोटिवेट हो जाओ, मार्क्स अच्छे आ गए। तो ये वाला जो रिलेशन है ना, मैं एज अ टीचर आज ये बोलना चाहूंगी कि भैया जी, ये वाला रिलेशन अपनी डिक्शनरी से हटा दो। ठीक है, टेस्ट के मार्क्स आपकी परफॉर्मेंस से रिलेटेड हो सकते हैं, पर मोटिवेशन से नहीं, पर मोटिवेशन से रिलेटेड नहीं हो सकते। मार्क्स अच्छे आ रहे हैं, परफॉर्मेंस इंप्रूव हो रही है, और टेस्ट के मार्क्स जो है बेटा, वो आपको एक इंडिकेटर की तरह लगना चाहिए कि अच्छे हैं तो अच्छी चीजें हम कर रहे हैं, परफॉर्मेंस ठीक है, सही पाथ पर चल रहे हैं। बुरा है तो स्ट्रैटेजी चेंज करने की जरूरत है। टेस्ट का मार्क्स आपको आपकी स्ट्रैटेजी के बारे में, आपको आपकी परफॉर्मेंस के बारे में और कहां इंप्रूवमेंट की रिक्वायरमेंट है उसके बारे में बताता है, ना कि मोटिवेशन के बारे में। तो आई थिंक मैम ये सारी चीजें अगर बच्चा करता है टेस्ट के रिगार्डिंग, सीरीज के रिगार्डिंग, तो वो बहुत अच्छा परफॉर्म कर सकता है फाइनल एग्जाम में। बिल्कुल मैम, क्योंकि सबसे इंपॉर्टेंट जो हमने टेस्ट सीरीज है उसकी इंपॉर्टेंस बता दी कि क्यों देनी चाहिए और
कब टेस्ट देने स्टार्ट करने चाहिए, कौन से टेस्ट देने स्टार्ट करने चाहिए, कब आपको सब्जेक्ट वाइज देना है, कब फुल मॉक देना है, उसके बाद टेस्ट देने के बाद कब आपको एनालाइज करना है और उससे सीखना है और फिर से रिपीट करना है। तो मैम सारी चीजें ही कवर हो गई है अब। सो होपफुली आपको ये सेशन अच्छा लगा होगा। अगर इसके अलावा भी कुछ और सेशंस आप चाहते हो कि हम इस तरीके के लाए, आपकी हेल्प करें और आपको गाइड करते रहें, तो कमेंट सेक्शन में लिखना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू एवरीवन।